सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं आयोजित की जाती रहती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि परीक्षा के परिणाम में उत्तमता क्यों नहीं। यह कुंडली विश्लेषण यानी कि अभ्यास कक्षा या प्रैक्टिस क्लास के रूप में है। यहाँ पे जितने भी सदस्यगण उपस्थित हैं, हम सभी सदस्यगणों से इस प्रश्न के सापेक्ष में उनके विचार जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले पांडे अभिषेक जी को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने विचार को रखें कि इस जातक के परीक्षा के परिणाम में उत्तमता क्यों नहीं आई। इस वर्ष यह जातक इंटरमीडिएट की परीक्षा दिया था और अनुमान से भी बहुत कम नंबर आया। ऐसा क्यों? वह क्या करे कि अगले वर्ष उत्तम अंक उसे आए और अच्छा हो सके। पांडे अभिषेक जी। जी गुरु जी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी अभी तक तो देख ही रहे थे इस कुंडली को। अभी जी अभी आप ठीक है, तो अभी नजर में है ना, जो भी आपको दिखलाई दे रहा है उसके हिसाब से तो बोले। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में कुंडली लेकर आएगा तो तुरंत देखकर तुरंत विचार देने होंगे। जितना हम लोगों ने अध्ययन अभी हाल फिलहाल के कक्षा में पिछली कक्षाओं में किया, उसी के आलोक में देखें। जी गुरु जी, लग्न जो है वो वृष लग्न की कुंडली है और लग्नेश जो है वो शुक्र देवता है और द्वितीय भाव चतुर्थ भाव जो है और पंचम भाव बोलते हैं, विद्या बुद्धि का भाव होता है। और पंचमेश जो है वो शुक्र देवता है और शुक्र जो है वो नवम भाव में बैठे हैं, वो भी शनि की राशि में, जहाँ पर बुध राहु गुरु सूर्य चारों बैठे हुए हैं। और जो जैसे प्रारंभिक शिक्षा जो है यानी बुद्धि विद्या की निपुणता का भाव तो द्वितीय भाव है और उसके भी स्वामी बुध देवता ही हैं। और बुद्धि के भी देवता यानी पंचमेश और द्वितीयेश दोनों जो हैं वो बुध देवता हैं। और सूर्य के साथ में बैठे हैं, 9 डिग्री के हैं। 9 डिग्री के न, बुधदेव 13 डिग्री के। अच्छा जी जी, हाँ 13 डिग्री के हैं। और सूर्य देवता भी 1 डिग्री से कम ही है ये। अच्छा 1 डिग्री के हैं। तो वैसे तो गुरुजी बुध को आपने बताया है कि बुध को अस्त दोष नहीं लगता और डिग्री वाइज भी 13 डिग्री के हैं, यानी कि युवावस्था के ही हैं ये बुध देवता। और वैसे पंचम चतुर्थेश जो है गुरुजी वो सूर्य है और वो भी भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। और उसपे शनि की राशि है जो शत्रुवत है, शनि बैठे हैं जो शत्रुवत हैं और चंद्रमा भी हैं। तो कहने के लिए तो ऐसे जातक का जो गुरुजी मन है वो एकाग्र रूप से पढ़ाई में लगता भी नहीं होगा जहाँ तक। और विषय योग भी बना हुआ है कुंडली में चतुर्थ भाव में। और पंचम भाव जो बुद्धि के यानी पंचम भाव जो बुद्धि का है और नवम भाव जो है वो यानी कि उच्च शिक्षा का है। तो उच्च शिक्षा के जो स्वामी हैं यानी शनि देवता वो भी चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं, यानी चतुर्थेश और नवमेश का जो है यहाँ पर राशि परिवर्तन भी है। यहाँ पर बुधदेव एवं शनिदेव बकरी है इस कुंडली में। बुधदेव और शनिदेव बकरी है। हाँ, बुध भी बकरी है और शनि भी बकरी है। जी प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। चलिए
अच्छा, जी क्या जी किया जाए कि थोड़ा अच्छा स्थिति हो सके इस जातक की? केवल रोज गुरुजी। रोज। हाँ जी, बोला जाए। जी जी जी। आप कहने का कुछ बोल मतलब, रहे थे। हाँ मैं बोल रहा हूँ, या आवश्यक भी, रोज रोज पढ़ना आवश्यक तो है ही, लेकिन पढ़े हुए विषय वस्तुओं का यदि हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो यह सबसे बड़ी खराब बात है। गुरुजी, राहु राहु के कारण भी भ्रमित हो रहा है ये। 2 3 4 5 6, क्योंकि बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, गुरु देवता के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य यानी चतुर्थ भाव जो है वह सूर्य की राशि है, और सूर्य जो है राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य राहु से पीड़ित भी हो जा रहे हैं, ग्रहण दोष भी लग जा रहा है। और सूर्य यानी चंद्रमा और शनि की जो युति है चतुर्थ भाव में, और वक्री है शनि केंद्र में होके, तो वैसे पापत्व जो है इनमें ज्यादा होगा। ये भी एक कारण है गुरु जी, जैसे आ, चलिए, अच्छी बात मन। है। जी जी जी, ठीक है यदि थोड़ा। आपसे यदि आपसे यह व्यक्ति कुंडली दिखला करके पूछे कि हाँ ठीक है, जो भी बात है ठीक है, हम क्या उपाय करें, कौन सा व्रत करें, क्या पूजा करें कि अगला साल कम से कम जब परीक्षा दे तो जातक को बहुत अच्छे नंबर आए, यानी कुछ अच्छे बदलाव आए। गुरु जी, तो मन मन जो है, मन जो स्थिर नहीं है, पहले मन चंद्रमा जो है वो भी पीड़ित है, तो मन स्थिर हो, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, वो भी मित्र के ही घर में बैठे हैं, लेकिन शनि के द्वारा पीड़ित हैं, तो नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा का अंशात्मक मान, चंद्रमा का अंशात्मक मान कितना है? 14 है। और शनि 14 का डिग्री अंशात्मक मान 27 से अधिक है। तो 14 और 27, 13 14 अंशों का अंतर है, तो क्या यह पीड़ित कर पा रहा है? नहीं चंद्रमा नहीं। बलवान भी है, बली चंद्रमा है, सूर्य यहाँ है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। मैंने यह कृष्ण पक्ष ही समझिए, लेकिन कृष्ण पक्ष के करीब का ही है, पूर्णिमा के बगल का ही चंद्रमा है। सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ, तो चंद्रमा तो बलवान हुआ ना। जी लेकिन चंद्रमा जल्दी पीड़ित हो जाता है, बलवान चंद्रमा जल्दी पीड़ित नहीं होता, पीड़ित तो होता ही लेकिन कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पीड़ित करने वाले शनि जो है, शनि कितना पीड़ित कर पा रहे हैं? ये तो 13 14 अंशों का अंतर है। जी। इसलिए उतना पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। चंद्रमा अपने मित्र की राशि में भी है, अपने मूल त्रिकोण राशि से चौथे भाव में है, या अपने उच्च राशि से चौथे भाव में है, अपने स्व राशि से अगले भाव में है, यानी राशि की स्थिति के आधार पर अच्छा है। चंद्रमा को दिग्बल भी है, चंद्रमा को, दिग्बल भी। चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त करता है ना, मित्र की राशि में है, स्थान जी। बली भी है, दिग्बली भी है। इसके अलावे शुभग्रह से भी दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है। गुरु जी, ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा की जो राशि है वो डिग्री वाइज राहु से राहु 16 पॉइंट कुछ डिग्री के हैं, 15, और चंद्रमा 14 पॉइंट कुछ यानी 6 डिग्री के हैं, तो राहु के द्वारा चंद्रमा की जो राशि है तृतीय भाव में है, और केतु उसमें बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राशि पीड़ित हो रही है। हाँ 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 हाँ, यहाँ तक यह आपका कायदा उचित है। तो इस ये भी कायदे एक कारण है गुरु जी की मन मन जो है पूरी तरह यानी कि एकाग्र नहीं हो पाता है अपने कार्यों के प्रति। चलिए ठीक है। अब कक्षा के अंत में मैं आपसे उपाय पूछूंगा, तब तक उपाय के बारे में आप विचार करते रहें। अब हम इसके बाद में आमंत्रित करते हैं आनंद कुमार जी को। आनंद कुमार जी, आप अपने विचार रखें कि इस कुंडली में क्या किया जाए कि परीक्षा के परिणाम में थोड़ी उत्तमता आए, और क्या है कि परीक्षा के परिणाम में उत्तमता में नहीं मिले। गुरुजी, हमको तो विशेष कुछ नॉलेज है ही नहीं, हम क्या बोले इस पे। हम तो इधर क्लास में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। नहीं ना, आपके लिए बोलने के लिए बहुत बात है। जो बोलना था वो सब लोग बोल ही दिए हैं। नहीं नहीं, आपको जो बोलना है वो बोलने के लिए बहुत बात है। हाँ,
तो कहिए हम आपके बदले बोल देते हैं एक वाक्य, फिर आप उसी पर 4 वाक्य बोल दीजिएगा। आप बोल दीजिए भाई, हमको तो अभी कुछ नहीं, इस पर कुछ भी नॉलेज नहीं है गुरुजी। चलिए ठीक है, नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज बहुत है। हम कई कायदे से साबित कर सकते हैं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको पहले से याद था, और आप भी हाँ, वो कहेंगे तो आप बोलिएगा तो हमको लगेगा कि सब ये तो सब हमको मालूम ही था। तो फिर चलिए ठीक एक्सप्लेन है, नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं ठीक है कोई बात। यहाँ पर देखिए, अभी पिछले 1 महीनों से हम सब कारक मारक बाधक ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। कारक मारक बाधक ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि चर राशि के लिए 11वां भाव बाधक होता है, स्थिर राशि के लिए 9वां भाव बाधक होता है। 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह की यदि दशाएं हो तो जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती रहती है। 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह स्थिर राशि के लिए बाधक का ग्रह का काम करते हैं। यहाँ पे बुध देव बैठे हुए हैं 9वें भाव में, जो बाधक ग्रह है। अब इसको चयन करने के लिए सबसे अधिक अच्छी स्थिति में ग्रह कौन है, तो 3 ग्रह हैं अच्छी स्थिति में, सूर्य, गुरु, बुध। मेन ग्रह तो यही 3 है ना। जी जी जी। राहु तो अल्टरनेट है, जिस ग्रह के साथ खास करीब होगा उसके गुण धर्मों को दे देगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ सूर्य देव 0 अंशों के हैं, यानी कि 1 अंश से भी कम है, इसलिए इनका उतना महत्व नहीं है। देव गुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान देखेंगे तो 8-5 है, और बुध देव का अंशात्मक मान 13-5 है। तो 12 अंशों के बाद में कोई भी ग्रह युवा अवस्था का हो जाता है, चाहे वह किसी भी राशि में हो, सम में हो या विषम में हो। देवगुरु बृहस्पति अगर 8 अंशों के हैं और सम राशि में है, सम राशि में 8 अंश वृद्धावस्था के हो, सम राशि में 8 अंश वृद्धावस्था के, तो वृद्धावस्था से ज्यादा बलवान तो युवा अवस्था वाला हो गया। तो युवा अवस्था बुधदेव का है और अंतरदशा बुधदेव की ही चल रही है, तो समस्याएं आने की संभावनाएं जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में तो बनेगा ना। तो खास करके ये तो पंचम भाव के ही स्वामी हैं। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा है उसकी हम पुनरावृत्ति कर देते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि कुंडली का दूसरा भाव विद्या की निपुणता है, मन की स्थिरता। अब पांडे अभिषेक जी कृपया आप अपना माइक बंद कर लें। अच्छा चलिए, दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है। चौथा भाव किसी भी चीज को सीखने के लिए, काम करने के लिए मन के स्थिरता का है। 5वां भाव सीखने की बात है। 9वां भाव भाग्य। तो यह बुध देव विद्या के क्षेत्र के स्वामी हैं। दूसरा 10वां भाव काम करने का होता है, और काम करने में जो कंपटीशन होती है, काम करने की तैयारियां 6ठा भाव होता है, और उसका परिणाम 5वां भाव, परीक्षा का परिणाम 5वां भाव, और परिणाम के बारे में बाद में मिलने वाली उपलब्धियां, नाम, यश इत्यादि 11वां भाव, जहां से इनाम, मेडल इत्यादि देखा जाता है। तो ये तो परीक्षा के परिणाम भाव के स्वामी भी हैं, बाधक ग्रह भी बन गए, दशा इनकी ही चल रही है। तो यह तो हम लोग अभी वर्तमान में जो बृहस्पति होरा शास्त्र की जो कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, वहां पे तो कारक मारक बाधक ग्रह पर ही चर्चा हो रही है ना, अभी हो रही थी। जी, तो कम से कम चलिए ठीक है। अब हम इसके बाद में दीपेश देवता जी को आमंत्रित करते हैं। दीपेश जी, आप अपने विचार को रखें कि आखिर परीक्षा के परिणाम में उत्तमता क्यों नहीं आई। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। मैं थोड़ा नहीं बोल पाऊंगा गुरुजी, मेरे को उतना अभ्यास नहीं है। तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे सभी हमारे अपने ही हैं, वीडियो कोई पब्लिक तो आप सही बोल रहे हैं। जी जी। अभ्यास नहीं करेंगे, न पढ़े हुए विषय वस्तु को नहीं बोलेंगे, तो फिर कब बोलेंगे।
नहीं, वो एकदम आपका कहना सही है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में हम मनसुख रावल जी को आमंत्रित करते हैं। हालांकि उनकी बात हम सभी उतना पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कम से कम आप अपने शब्दों में कुछ ना कुछ अपने विचार जरूर दें। गुरुदेव, नमस्कार। गुरुदेव इसमें बुध और गुरु का उपाय क्या होगा? गुरु पंचम से, और जो परीक्षा के आपने बताया कि परिणाम की जो लाभ मिलता है वो, इसका स्वामी नीच का बेटा है, भाग्य मारो बाधक बन रहा है और राहु के साथ भी है, तो गुरु और बुध का उपाय करे तो? अच्छा चलिए, आपके समय से बुध का उपाय किया जाए। अब हम इसके बाद में बोनी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो कुछ अपनी बातों को हम गुरु जी आशीर्वाद। कुंडली कुंडली अच्छी है गुरु जी, 4-4 इसमें ग्रह अच्छा फल देंगे, परंतु अच्छा, सबसे पहले बोनी जी एक बात और मेरी सुनिए। आप बोले तो सबसे पहले इस कुंडली में कुछ सुयोग हो जो शिक्षा के लिए हो, जो आने वाले समय में मिलने वाले हैं, यदि वो आपके ध्यान में हो तो पहले सुयोग को बतला जरूर दें। जी गुरु जी। तो क्योंकि एक बात और देखिए, एक बात और, क्योंकि जब भी शिक्षा से संबंधित यदि कुंडली देखा जाए तो नकारात्मक बातें न होनी चाहिए, पहले सकारात्मक टटोलना चाहिए कि क्या सकारात्मकता आने वाले भविष्य में है, और उसको खूब बढ़िया से उसके अभिभावक को समझाया जाए कि समस्याएं आती जाती रहती है, परीक्षाएं आती जाती रहती है, इनसे जीवन में फलाने ग्रह की दशा चलेगी, इतना यह आगे जाएगा कि जैसे लगेगा कि यह तो एकाएक हनुमान कूद हो गया, यानी कि हमें विश्वास ही नहीं था, उस प्रकार की स्थिति आने वाली है। ताकि अभिभावक के मन में थोड़ा सा क्या हो, उत्साह जगे और उपाय भी मन लगा के करे और अपने बच्चे के साथ में अच्छे से बर्ताव करे। यदि आने वाले समय में कोई सुखद घटनाएं घटने वाली है, अच्छा स्थितियां आने वाली है, यदि हम उसको अभिभावक को नहीं दर्शाते हैं, वर्तमान की समस्याओं को ही केवल बतलाकर हम उसे बोलते हैं, तो वह उपाय भी बेमन से करता है, अपने बच्चे को बार बार कोसता भी। तो यदि एक दो अगर योग अच्छे बन रहे हो, आपको नजर में हो, तो उसको भी चर्चा करें, पहले उसे चर्चा करें। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। तो इसमें गुरु जी कुंडली अच्छी, जैसा मैंने अभी बोला था, 4-4 ग्रह जो हैं वह शुभ परिणाम देंगे इस कुंडली में। एक तो सूर्य स्वयं ही शुभ परिणाम देंगे, फिर बाद में चाहे बाधक हैं बुध देव, लेकिन फिर भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि से नवम, मतलब अपनी उच्च राशि से 5वें आगे चले गए, तो बलि त्रिकोण में बैठ गए जाके, वो भी उनके मित्र का ही घर है। तो 10वीं राशि में बुध महाराज अच्छा फल देंगे उन्हें। और तीसरी चीज गुरुजी, इनकी जन्म पत्री में शनि भी अच्छा फल देंगे आगे जाके, और राहु भी अच्छा फल देंगे। तो राहु इनके अच्छा फल देने के लिए ही वहां पे हैं, क्योंकि राहु महाराज जो है वो केंद्र के स्वामी जो हैं उनके साथ बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। राहु महाराज के मित्र हैं लग्नेश, और लग्नेश जो हैं, लग्नेश देखे जा रहे हैं गुरुजी दशमेश द्वारा, और दशमेश की पूर्ण दृष्टि, दशम दृष्टि लगन के ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, जब भी शनि पूर्ण दृष्टि से लगन को देखेगा, और वह भी केंद्र में बैठ के, तो शुभ फल ही देगा, और लगन भी उनके मित्र का ही है।
मतलब लग्नेश उनका मित्र ही है और लग्नेश उनकी राशि में बैठा है, तो ये अच्छा योग है गुरुजी। शनि गुरु सॉरी शनि एवं शुक्र महाराज आमने सामने बैठे हैं। चंद्रमा इस कुंडली में गुरुजी वर्गोत्तम है एवं चंद्रमा अच्छे फल देगा। एक थोड़ा सा इनको उपाय करना पड़ेगा या थोड़ा सा इनको एक चीज चंद्रमा से रिलेटेड करनी पड़ेगी, वो है कि इनका जो मन है थोड़ा चंचलता ज्यादा ले लेता है, क्योंकि चंद्रमा दिग्बली भी है, चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त है इस कुंडली, जैसा कि आपने बताया। अगर हम गुरुजी इसमें देखें तो जो एक उपाय जो खास करके ज्यादा दिखता है, हालांकि जो बाधकेश हैं थोड़ा बहुत वो करेंगे, परंतु बाधकेश भी लग्नेश के मित्र ही हैं और बाधकेश स्वयं शिक्षा से रिलेटेड है। दूसरा घर, पांचवा घर एवं चौथा घर, तो चौथे घर में तो उनके मित्र बैठे ही हैं शनि महाराज, तो वह मगर एक जो उपाय जो है वो सकट योग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि वह योग ही है जो इनको भ्रमित कर रहा है थोड़ा। तो ये एक थोड़ी भ्रमित होने वाली स्थिति में, या इसको दूसरा बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस जिसका कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम दे रहा है, तो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एक इसमें दो उपाय ये लगते हैं गुरुजी। एक तो इनको सूर्य उदय से पूर्व जग के सूर्य महाराज को, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य उदय से पहले स्नान आदि नित्य कर्म करके सूर्योदय के टाइम जल चढ़ाएं। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य महाराज को बलि करना जरूरी है। सूर्य महाराज एकदम संधि पे हैं, अष्टम एवं नवम भाव की संधि पे ही सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज भी वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे, मगर थोड़ा सा उनको जागृत करना पड़ेगा गुरुजी। और सूर्य महाराज इनको अच्छे परिणाम देने के लिए इस कुंडली के अंदर हैं, क्योंकि सूर्य महाराज केंद्र के स्वामी उच्च के त्रिकोण में बैठे हैं, 90वें भाव में बैठे, केंद्र का स्वामी 90वें भाव में बैठे जाके एक अच्छा, बहुत ही अच्छा योग बनाता है गुरुजी। एवं चतुर्थ एवं नवम का एक्सचेंज भी है, मतलब चतुर्थेश नवम में, नवमेश चतुर्थ में, पिता पुत्र का संबंध है, परंतु दोनों शुभ, इनको फल शुभ ही देंगे दोनों इस कुंडली के अंदर। तो यह जो योग आप जो कह रहे थे, एक जो अच्छा योग जो बन रहा है, इसमें बहुत धन कमाएगा व्यक्ति और धन संचय बहुत करेगा, तो इनको धन मिलेगा, धनी भी बनेगा ये व्यक्ति। अब आप देखें, अगर गुरुजी द्वितीयेश एवं एकादशेश तो दोनों एक साथ नवम में ही बैठे हैं, तो वह भी धन देंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि शनि महाराज डिसिप्लिन के कारक हैं, जैसे आपने कहा था कि आलस्य पसंद नहीं है शनि महाराज को, और इनका चंद्रमा एवं सूर्य एवं शुक्र बली होने के कारण इनको थोड़ा आलस आ जाता है और थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है कभी कभी कि ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, ये तो आता ही है। तो उस प्रवृत्ति का थोड़ा सा इनको त्याग करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। शनि महाराज बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। तो शनि महाराज को इनको ठीक रखना पड़ेगा। अच्छा, वृष लगन की कुंडली में शनि महाराज योग कारक भी हैं, तो शनि महाराज को बहुत अच्छे से इनको साथ ले लें तो बहुत आगे जाएंगे। जैसा आपने कहा ना कि एक वो यू टर्न वाली स्थिति की
बहुत आगे जाने वाली स्थिति बन जाएगी। शुक्र महाराज तो बहुत सहायी है इस कुंडली के अंदर। शुक्र महाराज हालांकि इस कुंडली में थोड़ा बहुत अपना वो करेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में, राहु महाराज के नक्षत्र में, परंतु मित्र ही है वो उनका, तो इसलिए लग्नेश तो बुरा फल देगा नहीं। और नवमांश में देखेंगे तो उच्च का भी है शुक्र महाराज, गुरुदेव अपनी ही राशि के अंदर हैं। तो यह सारी चीजें देखने के बाद ये पता चलता है कि इनके लिए ये अच्छा रहेगा। अब रही बात मंगल महाराज की, इस कुंडली के अंदर गुरुजी मंगल महाराज जो हैं वही ज्यादा पीड़ा का कारक हैं। मंगल महाराज इसके अंदर 164वें नवमांश के स्वामी हैं, जो मानसिक रूप से देखा जाए तो, और मंगल महाराज खरीश भी हैं, और मंगल महाराज इस कुंडली में बैठे अष्टम भाव में, और D9 में बैठ गए मंगल महाराज कन्या राशि में। अब मंगल महाराज जब D9 में कन्या में बैठे तो अगर मैं वहां से ले जाऊं कुंडली के अंदर तो पंचम में जाके बैठते हैं, तो मंगल महाराज वहां पे जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ वही चीज, मगर फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लें तो बहुत आगे चले जाएंगे, मगर प्रयास करना जरूरी है क्योंकि शनि महाराज के नियंत्रण में बहुत सारी चीजें हैं इस कुंडली में। छठा भाव कंपटीशन का, वो भी शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि में, कर्म क्षेत्र शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि में, लगन एवं लग्नेश दोनों ही शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि में। तो शनि महाराज और शनि महाराज के पास नवम भाव और 10वां भाव भी, और योग कारक भी, और नवमांश में शनि महाराज वृष राशि में, वह भी मित्र की राशि में। तो क्यों ना शनि महाराज को मनाया जाए, या शनि महाराज के व्रत या शनि महाराज के जैसे काम करे जाए, जैसे शनि महाराज चाहते हैं वैसे काम करो तो सक्सेस बहुत जबरदस्त मिलेगी। और मंगल महाराज अष्टम में बैठे हैं, वह भी अच्छा ही योग है क्योंकि 12वें के स्वामी अष्टम में आके बैठ गए, तो अच्छा ही करेंगे। ठीक है, विवाह में थोड़ा बहुत कुछ होगा वो तो बहुत आगे की बात है, परंतु और एक चीज जरूर शनि महाराज करेंगे, अगर ये थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहे तो एक बार फेल करा देंगे कक्षा में। परिणाम आशा के जैसा आना तो दूर की बात है, शनि महाराज एक बार एक झटका जरूर दे देंगे। तो उससे बचने के लिए उससे पहले ही शनि महाराज की शरण में चले जाएं। तो ऐसा दिखता है गुरुजी। हमने इस कुंडली को आज से 4-6 महीना पहले मैंने देखा था, तो हमने इनके अभिभावकों को कहा था कि इसको इसके काम को याद हमेशा दिलाया जाए और पढ़ने के लिए जिज्ञासा जगाने वाली एक आध बात बोला जाए, ताकि मैंने समय के पालन करवाने का प्रयास किया जाए। बच्चा छोटा है, 15-17 वर्ष का लड़का है, तो इस पर दबाव वाली बात नहीं हो सकती। प्रेम से इसको समय से पढ़ो, ये करो वो करो, थोड़ा सा जुनून वाली बात पढ़ने के प्रति करते धरते रहे। किया भी गया। लेकिन आपने जो अभी कहा है यू टर्न मारने वाले, तो यू टर्न के तो बड़े जबरदस्त योग दिख रहे हैं, इसमें काफी दिख रहे हैं। अब वो कौन से हैं? तो आपने कुछ यू टर्न के योग बतला दिए, एक यू टर्न के, आपने तो यू टर्न के योग बतला दिए, ठीक है। तो मैं अपनी ये नहीं कहता कि हम सर्वज्ञानी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे कितना भी कोई ज्ञानी क्यों न हो जाए, 10 बातें उसके नजर में आती है कि यह 10 बात बोल देंगे, लेकिन 2-4 बात बोलते 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 व्यक्ति जाता है, 2-4 बात ध्यान से उतर जाता है अंतिम क्षण तक। जी गुरु। क्या ऐसी बातें होती है कि नहीं होती? जी गुरु जी, बिल्कुल होती। कभी यह भी हो सकता है कि हाँ वो बातें ध्यान में ना आई हो।
हम सबों ने यह चर्चा किया है, पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जो ग्रह जिसके कुंडली में जिस स्थिति के होते हैं उसी अनुसार जीवन भर फल देते हैं और गोचर में भी उसी प्रकार के फल देते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में शनि की बात देखी जाए तो शनिदेव बकरी हैं। शनिदेव बकरी और ये विषम राशि में है, बाल अवस्था में है न, विषम राशि की अंतिम अवस्था मृत अवस्था में है। विषम राशि के शुरू के अंश बाल अवस्था के होते हैं। खैर यहाँ पर अवस्थाओं की उतनी जरूरत ना है, लेकिन बकरी है। अब इनके बकरी शनि जब थे तब जन्म हुआ, तो इनके जीवन भर के लिए शनि का ही फल मिलता रहेगा। किसी के जन्म कुंडली में यदि जन्म के समय में शनि बकरी नहीं है तो उनके जीवन में बकरी शनि का फल उतना नहीं मिलेगा। यदि शनि बकरी भी होते हैं तब भी उसको उतना बकरी का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके कुंडली में तो है ही नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए कि अभी से कुछ महीनों के बाद में शनि देव का अंशात्मक मान आज के तारीख में 1644 यानी कि 17 अंश है। 13 महीने बाद 13 महीने में बाद लगभग यह राशि परिवर्तन करेंगे। यू टर्न आना तो यह 9/26 जो ही बुध की अंतरदशा समाप्त होगी, केतु की अंतरदशा शुरू होगी, उसी समय से कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, अमल करने लगेगा व्यक्ति उससे कुछ पहले ही। 5वां महीना चल रहा है, 1-1.5-2 महीने के बाद से कुछ ना कुछ स्वभाव में परिवर्तन आता चलेगा। लेकिन जो ही शनिदेव जब अपने नीच राशि में जाएंगे 12वें भाव में, तब तक क्या होगा? जातक ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होगा, अगर इस वर्ष अगर इंटर का परीक्षा का अगर सही ढंग से रिजल्ट नहीं आया, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो विद्यार्थी अगले वर्ष परीक्षा देगा, कुछ अच्छा नंबर जरूर आएगा, किसी न किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में इत्यादि में नाम एडमिशन होगा ही होगा। अपने घर से काफी दूर भी जा सकता है, नहीं तो ऑनलाइन ही कोर्स ज्वाइन करेगा। तो अपरिचितों के बाद ऑनलाइन कोर्स जब ज्वाइन करेगा तो काफी दूर के संस्थाओं से करेगा, यानी कि 12वें भाव का काम एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा। अभी यदि इंटरमीडिएट क्लास की बात है तो अधिकांशतः व्यक्ति इंटर में तो अपने घर के अगल बगल में ही, गांव में भी है तो सभी गांव में इंटर क्लास हो गया, शहर में तो वैसे रहते ही रहते। तो वहां पे ग्रेजुएशन में व्यक्ति चला जाएगा, बाहर वाली शिक्षा भी मिलने लगेगी या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो शनि जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो अपने नीच राशि में गोचर करेंगे, तो सबके लिए नीच राशि का फल देंगे। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव बकरी स्थिति के हैं और जब वह नीच राशि में गोचर करेंगे तो उच्च के जैसा फल देंगे उसके लिए। अगर किसी के कुंडली में शनिदेव बकरी नहीं है और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे तो खराब फल देंगे उसके लिए। देंगे या नहीं देंगे? आज यदि वही शनिदेव, अब जिसके कुंडली में शनिदेव बकरी नहीं है उनके कुंडली में यदि वह शनिदेव गोचर में नीच की राशि में जाते हैं तो बुरे फल देंगे। अगर जिसके कुंडली में बकरी है फिर क्या करेंगे? उनको भी बुरे फल थोड़े देंगे, अंतर हो जाएगा ना फलों में। जी गुरु। तो उच्च के जैसे फल देंगे, यानी कि ऑनलाइन कोर्स जो ही ज्वाइन करेगा या ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ रहेगा तो शुरू के दिनों को बात हुई, फिर उसके बाद में एकाएक यू टर्न आने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव अपनी नीच राशि में होकर के इनके जन्म कुंडली में बकरी है, उच्च के जैसे फल देंगे। तो उच्च के शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी दूसरे भाव पर, जो मित्र की राशि है।
एक उच्च के शनि की उच्च की दृष्टि कंपटीशन भाव पर पड़ेगा। लड़का खोज खोज के टॉपिक तैयार करेगा, सीखेगा, एकदम पीछे पड़ जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो इनका अपना ही भाव है, और ये कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं। कुंडली के जो कारक ग्रह, तब तक दशाएं किसकी आ जाएगी? सूर्य की महादशा होगी, क्योंकि शुक्र की महादशा 11-27 तक समाप्त हो जाएगा। शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा अंतिम होती है। इसी को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर, जब आप बोलने लगे थे तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि कहीं आप इसका भी आधार मान के आप बोलेंगे, लेकिन आपने नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं। हाँ गुरु जी, मैं बोलना ही चाह रहा था कि केतु में अब आ जाएंगे ये। हाँ, तो जो ही यह 11-27 यानी कि अगले वर्ष जब वो ग्रेजुएशन में बचा तक एडमिशन हो गया होगा, उसके बाद में जो ही केतु की दशा समाप्त होगी तो सूर्य की महादशा एवं अंतरदशा दोनों ही शुरू होगा। सूर्य देव मकर राशि के है, ठीक फल देंगे, तब तक सूर्य का भी उपाय हो जाएगा, अच्छे ही स्थितियां होंगी। चौथे भाव के स्वामी 10म भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा फल हो। राहु से भी ये प्रभावित नहीं है, राहु 16-15 अंशों के हैं। सूर्यदेव का अंशात्मक मान 1 अंश ही है, 1 अंश से भी कम का है। यदि सूर्य को ठीक कर लिया जाए तो जातक के जीवन में यू टर्न होने की संभावनाएं बनती है पूरी, या नहीं बनती है? जी गुरु जी। और आपने कई अच्छे योग बतलाए, लग्नेश दशमेश का परस्पर संबंध, दशमेश को लग्न को देखना, दशमेश लग्न एवं लग्नेश दोनों को देख रहा है, अपने भाव को भी देख रहा है ना। जी गुरु जी, कर्म कर्म करवाएगा इनसे, बहुत अच्छा कर्म करवाएगा। थोड़ा सा बस प्रेरित हो जाए तो शनि बहुत मदद करेंगे इस गुरु जी इनको। तो आशा करते हैं कि इस जातक के जीवन में यू टर्न आने की संभावनाएं पूरी है या नहीं है? जी गुरु जी। अच्छा अभिषेक जी, मैंने आपसे कहा था, यदि आप हैं तो मैंने कहा था कि आप कक्षा के अंत में अपने विचार से जो उपाय बनते हैं वह जरूर बोलेंगे। जी गुरु जी। तो गुरु जी, जैसे सूर्य की दशा आने वाली है, महादशा में सूर्य आएंगे ही, और सूर्य 1 डिग्री के हैं, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और बुध जो है वो बाधकेश भी हैं और बाधक है, लेकिन पंचम भाव और द्वितीय भाव के, यानी कि बुद्धि के और बुद्धि की विद्या की निपुणता दोनों के हैं, और वो भी बाधकेश होके 9वें भाव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध का भी अगर उपाय किया जाए गुरु जी, जैसे अगर इनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए या बुध का जप मंत्र, तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आपके द्वारा भी उपाय बतलाए गए वो भी अच्छे हैं। चलिए, तो और यदि कोई अन्य सदस्य अपनी बात को रखना चाहते हो या इस कुंडली से संबंधित किसी बात पर कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर अपनी बात रख सकते। और आप लोग खुल के बोला कीजिए एकदम, गलती सही होगा क्या होगा, हम लोग आपस में चर्चा करके अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो कहाँ जाएंगे सुधारने। हम सभी अपने